हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या फैक्टर्स वर्केबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, या फिर हम इसको वर्केबिलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि वर्केबिलिटी, इतना हम नाम सुन रहे थे कि वर्केबिलिटी होता है कंक्रीट के अंदर, प्लास्टिक स्टेट के अंदर होता है वर्केबिलिटी, और तीन चीज़ों के लिए बेसिकली हम वर्केबिलिटी की बात करते हैं। तो तीन चीज़ें क्या क्या है? तीन चीज़ें हमारे पास। सबसे पहला, मिक्स प्रॉपरली हम कर पा रहे हैं या नहीं। मिक्स के बाद प्लेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तीन चीज़ अगर आसानी से हो पा रहे हैं, तीन काम आसानी से हो रहे हैं, तो वर्केबल है कंक्रीट। और अगर ये आसानी से नहीं हो पा रहे हैं तो कंक्रीट वर्केबल नहीं है। ठीक है, तो वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए अब हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं। अब हमें वर्केबिलिटी को, हमने ये भी पढ़ लिया कि वर्केबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स वर्केबिलिटी को प्रभावित करते हैं, यानी कि किन किन फैक्टर को अगर हम चेंज कर दें तो वर्केबिलिटी बदल सकती है। हमने ये सब भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि मेज़रमेंट कैसे होती है वर्केबिलिटी की। इस वर्केबिलिटी को नापेंगे कैसे, क्योंकि अब हमें एक रेशो चाहिए ना देखने के लिए कि इतनी वैल्यू हुई तो कंक्रीट वर्केबल है, और इतनी वैल्यू हुई तो कंक्रीट वर्केबल नहीं है। यानी कि अब हमें कुछ नापने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए ना, रूल्स या फिर कुछ वैल्यूज़, उनके बेसिस पर ही तुम्हें पता लगेगा कि कंक्रीट वर्केबल है या नहीं है। तो इस कंक्रीट की वर्केबिलिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट है हमारे पास, सबसे पहला टेस्ट है स्लम्प टेस्ट, जो कि ज़्यादातर हर जगह पर यूज़ होने वाला टेस्ट है, स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। वैसे 5 टेस्ट हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्लम्प टेस्ट, क्योंकि ये कॉमन है। देखो, ये जो टेस्टिंग का मेथड है, इसको हम फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि ऐसा कंक्रीट जो बिल्कुल हमने फ्रेश बनाया। फ्रेश बनाया मतलब तुरंत ही हमने सारा सीमेंट, एग्रीगेट, फाइन कोर्स, वाटर, सीमेंट, ये सब कुछ मिक्स कर दिया। तो ये जो कंक्रीट है हमारा, इसको हम बोलेंगे फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बना है कंक्रीट। तो ये इसको टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब ये जो टेस्ट है, हम इसको लैब में भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो साइट पर भी कर सकते हैं। यानी कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहीं पे हमें स्लम्प टेस्ट करना पड़ा तो हम वहीं पर भी कर सकते हैं। और अगर हमारी लैब ऐसे एरिया में कि हम तुरंत लैब तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, या फिर हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि इन सबको मिक्स करेंगे तो क्या वर्केबिलिटी आएगी, तो हम इसको लैब के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्लम्प टेस्ट हम लैब में भी कर सकते हैं और साइट पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंक्रीट रिगार्डिंग वर्केबिलिटी and quality aspects can be assessed from batch to batch by observing the nature in which the concrete slumps. अब इससे हमें पता चलता है, इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि कंक्रीट के अंदर यूनिफॉर्मिटी कितनी है वर्केबिलिटी और क्वालिटी के बिहाफ पे अगर हम देखते हैं। और ये बैच टू बैच अलग हो सकती है। बैच मतलब होता है अभी अलग मटेरियल है तो अलग बैच बना रहे हैं, फिर दूसरा बैच है, तो ये बैच टू बैच चेंज हो सकती है कि कंक्रीट के अंदर कितना स्लम्प आ रहा है। ये स्लम्प टेस्ट जो है, अगर कंक्रीट बहुत ही ज़्यादा वेट है और बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो उसके लिए स्लम्प टेस्ट हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी कंडीशन के अंदर स्लम्प टेस्ट की वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट हमें नहीं मिल पाती है। तो स्लम्प टेस्ट को हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर ही यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं कि इसको टेस्ट कैसे करते हैं। तो आप अगर कहीं भी थोड़ी बड़ी साइट पर जाएंगे जहाँ पर कुछ मतलब अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, बड़ा कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कुछ बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, या फिर कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, या फिर कुछ फ्लैट्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर स्लम्प टेस्ट कैसे होता है ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो स्लम्प टेस्ट बेसिकली क्या होता है? स्लम्प टेस्ट हम करते हैं फ्रस्ट्रम से। एक
स्टील मोल्ड होता है, स्टील मोल्ड मतलब स्टील का एक सांचा होता है जो कि फ्रस्टम होता है कोन का। फ्रस्टम आप लोग समझते हो। फ्रस्टम हम बोलेंगे जैसे जैसे हमारे घर में बाल्टी होती है, तो बाल्टी को नीचे से अगर हम काट दें तो कुछ इस शेप का बचेगा, तो इस शेप को हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो जो स्लम्प टेस्ट करने के लिए हम मोल्ड यूज़ करते हैं, जो सांचा यूज़ करते हैं, वो कोन के फ्रस्टम जैसा होता है। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि स्लम्प की डायमेंशन क्या है। तो जो ऊपर वाला सर्कल होता है, ऊपर वाला जो डायमीटर है, टॉप डायमीटर होता है 100 mm का। बेस का जो डायमीटर होता है वो होता है 200 mm का, और जो इसकी लंबाई होती है, इसकी हाइट होती है 300 mm। तो 100 टॉप का डायमीटर, 200 बॉटम नीचे का डायमीटर, और 300 mm होती है इसकी हाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जॉब वाले एग्जाम्स के लिए। 100, 200 और 300। अब इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम साइज एग्रीगेट का, जिसका हमें स्लम्प टेस्ट कराना है, जो कंक्रीट में हम यूज़ करेंगे, उसका मैक्सिमम साइज़ 38 mm होना चाहिए। 38 mm से ज़्यादा अगर हम साइज़ वाले एग्रीगेट्स मिक्स कर रहे हैं तो इस पर हम स्लम्प टेस्ट परफॉर्म हो तो जाएगा, लेकिन वो स्लम्प टेस्ट प्रॉपर नहीं होगा, उसकी वैल्यू सही नहीं आएगी, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, मतलब हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसे वाली चीज़ नहीं है वो। अगर हम 38 mm से ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं एग्रीगेट्स की, तो जो भी एग्रीगेट्स हम ले रहे हैं उनकी वैल्यू 38 mm से कम होनी चाहिए। दिस मोल्ड इज क्लीन्ड एंड फ्रीड फ्रॉम एनी सरफेस मॉइस्चर। तो ये जो मोल्ड है, ये जो सांचा है, इसको हम पहले साफ़ कर लेते हैं बिल्कुल, और इसके अंदर जो भी सरफेस मॉइस्चर हो, यानी कि अगर पानी लगा है या फिर कुछ मिट्टी लगी है, तो इसको हम बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होगा तो वो पानी मिक्स के अंदर चला जाएगा और मिक्स का स्लम्प वैल्यू वहाँ से कुछ और आ जाएगी, तो उसके अंदर कुछ भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब कंक्रीट को हम 3 लेयर्स के अंदर रख देते हैं, 3 अलग अलग लेयर्स में बांट देते हैं। ईच लेयर इज टेम्पर्ड 25 टाइम्स विद अ स्टैंडर्ड टेम्पिंग रॉड। एक लेयर को हम 25 बार टैंप करते हैं, और स्टैंडर्ड टेम्पिंग रॉड होती है उससे, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला उससे टैंप कर दिया। हम एक टेम्पिंग रॉड लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पिंग रॉड। उसकी डायमेंशन क्या होती है, देखो 16 mm का उसका डायामीटर होता है, और 0.6 मीटर की उसकी लेंथ होती है। 16 mm का डायमीटर होता है और 0.6 मीटर की लेंथ होती है टेम्पिंग रॉड की। तो इसे हम यूज़ करते हैं, 25 बार टेम्प करते हैं, यानी कि एक लेयर बिछाई, 25 बार टेम्प किया, दूसरी लेयर डाली, 25 बार टेम्प किया, फिर तीसरी लेयर डाली। ठीक है, तो 3 लेयर के अंदर हम कंक्रीट इसके अंदर फिल करते हैं, भर देते हैं। इमिडिएटली आफ्टर फिलिंग द कोन इज स्लोली लिफ्टेड। अब जैसे ही हम फिल करते हैं तो तुरंत कोन को हम लिफ्ट कर लेते हैं, कोन को ऊपर उठा लेते हैं। एंड द कंक्रीट इज अलाउड टू सबसाइड, और अब कंक्रीट को नीचे निकलने के लिए अलाउ कर देते हैं। द डिक्रीज इन द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ स्लम्प्ड कंक्रीट इज कॉल्ड स्लम्प। अब जो हाइट में चेंज आता है, जो हाइट कंक्रीट के सेंटर ऑफ द स्लम्प घट जाती है, उसको हम बोलते हैं स्लम्प। यानी कि ओरिजिनल जब हमने कंक्रीट भरा तो एक कंक्रीट की हाइट होगी, उस कंक्रीट की हाइट में अगर हम स्लम्प वैल्यू टेस्ट करनी है तो क्या होगा, जब हम उस कोन को हटा देंगे तो स्लम्प नीचे थोड़ा धंस जाएगा, नीचे बैठने लगेगा। तो अब ओरिजिनल जो डायमेंशन थी वो कुछ और थी, लेकिन स्लम्प टेस्ट करने के बाद वो वैल्यू कुछ और हो गई है, धंस जाएगा कंक्रीट। आप ये प्रैक्टिकली समझ सकते हो, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड चीज़ धंसती है, फैलती है, तो अब वो धंस जाएगा कंक्रीट, तो कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू में चेंज आता है हाइट में, इसको ही हम बोलते हैं स्लम्प वैल्यू, और इसको हम mm में नापते हैं, और ये वैल्यू लगभग 5 mm के करीब आती है। इफ द कंक्रीट सबसाइड्स इवनली ऑल अराउंड द स्लम्प मेजर्ड इज ट्रू स्लम्प। अगर कंक्रीट इवनली ऑल राउंड यानी कि
हर तरफ से इक्वली सेट होता है तो हम बोलते हैं कि ये ट्रू स्लम्प है। इफ़ वन हाफ ऑफ द कोन स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर आधा कोन स्लाइड हो जाता है और इंक्लाइंड प्लेन की तरफ गिर जाता है तो हम मानते हैं कि ये जो स्लम्प है ये शियर स्लम्प होता है। और इस टेस्ट को फिर हम रिपीट करते हैं, यानी कि चारों तरफ से इकट्ठा सेटल हुआ है तो हम मानते हैं कि स्लम्प टेस्ट जो हमने करा है वो बिल्कुल सही टेस्ट हुआ है और ये वैल्यू ट्रू स्लम्प की है। लेकिन अगर हाफ कोन टूट जाता है, वहाँ से हाफ कोन टूट रहा है और किसी एंगल पर स्लाइड हो गया, तो अगर इस टाइप से हो रहा है तो हम मानते हैं कि ये शियर की वजह से हुआ है और इस स्लम्प का हम नाम रख देते हैं शियर स्लम्प। तो शियर स्लम्प होता है किसी इंक्लाइंड प्लेन के अंदर और इस टेस्ट को फिर हमें रिपीट करना पड़ता है क्योंकि ये असल में स्लम्प टेस्ट तो हो नहीं पाया, ये तो शियर की वजह से कॉन्क्रीट प्रॉपरली स्लम्प वैल्यू नहीं दे पाया। अब जो बहुत ज़्यादा गीला मिक्स होगा उसके अंदर क्या होता है, वो कोलैप्सिबल नेचर होता है उसका। कोलैप्सिबल यानी कि पूरा पूरा कोलैप्स हो जाता है, पूरा धंस जाता है, गिर जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मिक्स वेट होता है तो ये इस टाइप से वैल्यू इसकी प्रॉपर नहीं मिल पाती और पूरा कोलैप्स हो जाता है। तो आप यहाँ से इसको रीड करो। देखो, स्लम्प टेस्ट बेसिकली क्या टेस्ट होता है। स्लम्प टेस्ट किसी भी फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट की वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वर्केबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो अब हम इसको लैब में भी कर सकते हैं और साथ में अगर हम करना चाहें तो साइट पर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, स्लम्प टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हमें कंक्रीट की क्वालिटी और वर्केबिलिटी का पता चल जाता है। साथ में ये बहुत ज़्यादा वेट और बहुत ज़्यादा ड्राई कंक्रीट के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि कंक्रीट ठीक ठाक हो, ना तो ज़्यादा ही वेट ना ही ज़्यादा ही ड्राई, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। अ स्टील मोल्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम कोन। अब फ्रस्टम मैंने आपको बता ही दिया, जैसे अगर मान लो कि एक बाल्टी है तो उस बाल्टी को अगर हम नीचे से काट देते हैं तो जो भी शेप बचती है उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। तो एक्चुअली जो कोन होता है, जैसे बर्थडे वाली कैप होती है, तो बर्थडे वाली कैप को अगर हम ऊपर से काट दें थोड़ा सा तो अब जो शेप बचती है ना उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन जैसा एक स्टील का मोल्ड होता है, स्टील का एक सांचा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। टॉप डायमीटर 100 mm होता है, बॉटम डायमीटर होता है 300 mm और 200 mm इसकी 300 mm इसकी लंबाई होती है। और IS कोड के अकॉर्डिंग 38 mm से ज़्यादा हमें वैल्यू 38 mm से ज़्यादा एग्रीगेट का साइज नहीं लेना होता है। मोल्ड को जब हम टेस्ट करते हैं तो मोल्ड को क्लीन करते हैं, जो भी सरफेस पे मॉइस्चर लगा होगा तो उसको हटा देते हैं और फिर 3 लेयर के अंदर कंक्रीट इसके अंदर डालते हैं 25 बार टैंपिंग रॉड से टैंपिंग करा के। टैंपिंग रॉड की डायमेंशन होती है 16 mm डायमीटर होता है और 0.6 mm इसकी लेंथ होती है। तो जितना चेंज आता है, शुरुआत में जितनी हाइट है कंक्रीट की और जब हम कोन हटा देते हैं, कोन को लिफ्ट कर लेते हैं ऊपर की तरफ और जो कंक्रीट है थोड़ा सेटल होने के बाद वैल्यू आती है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं स्लम्प वैल्यू और ये लगभग होती है 5 mm के करीब। अगर कंक्रीट इवनली ऑल अराउंड चारों तरफ इकट्ठा होके गिर रहा है, चारों तरफ से एक साथ सेटल हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये ट्रू स्लम्प है। और अगर अलग अलग स्लाइड हो रहा है, कहीं से कैसा स्लाइड हो रहा है, कहीं से कैसा स्लाइड हो रहा है, यानी कि एंगल पे स्लाइड हो रहा है, एक जैसा सामान स्लाइड नहीं हुआ है, कोलाइड नहीं हुआ है, तो उसमें हम बोलेंगे कि ये
शीयर स्लम्प है और हम इस टेस्ट को फिर दोबारा से करेंगे परफॉर्म। तो यहाँ से स्लम्प टेस्ट का आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वीडियो भी देख लेंगे कि कैसे स्लम्प टेस्ट को हम परफॉर्म कराते हैं, और अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर हम फाउंडेशन बना रहे हैं तो उसके लिए स्लम्प की वैल्यू कुछ और होनी चाहिए। स्लैब ले रहे हैं या मास कॉन्क्रीटिंग है तो उसके लिए हम स्लम्प की वैल्यू अलग अलग लेते हैं। तो कौन सी कंस्ट्रक्शन के लिए हम कितनी स्लम्प वैल्यू लेते हैं ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपने स्लम्प टेस्ट के बारे में यहाँ से इतना पढ़ लिया होगा। आप इसको पढ़कर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है स्लम्प टेस्ट। देखो इसके बाद पढ़ लेते हैं कि हमें कौन कौन से टेस्ट पढ़ने हैं। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। देखो इसके बाद हमें पढ़ना है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से इसमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से मोल्ड्स होते हैं, तो ये सब पढ़ेंगे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के अंदर। फिर इसके बाद वीबी टेस्ट होता है एक, जो बहुत ही स्टिफ कॉन्क्रीट होता है। तो वहाँ हमने पढ़ा है कि स्लम्प टेस्ट में ज़्यादा वेट या ज़्यादा ड्राई को हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो उसको भी टेस्ट करना है। तो जो कॉन्क्रीट बहुत ज़्यादा स्टिफ कॉन्क्रीट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्क्रीट होते हैं, बहुत तुरंत जमने वाले, तो वहाँ पर उनकी टेस्टिंग हम वीबी टेस्ट के अंदर करते हैं। तो वीबी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किसका कितना स्लम्प होता है, क्या कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, क्या वीबी टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 टेस्ट और रहेंगे। एक रहेगा फ्लो टेस्ट और एक रहेगा कैलीबॉल टेस्ट। फ्लो टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट होता है और जो कैलीबॉल टेस्ट है ये हमारा फील्ड टेस्ट है। तो 5 टेस्ट हम कंक्रीट पर करा सकते हैं: कैलीबॉल टेस्ट, फ्लो टेस्ट, वीबी टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और स्लम्प टेस्ट हमने आज पढ़ ही लिया है। देखो स्लम्प टेस्ट के बारे में देख लेते हैं कि कैसे स्लम्प टेस्ट हम करते हैं। फिलहाल पिक्चर अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी पिक्चर भी देखेंगे और पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से हम स्लम्प टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वीडियो देखेंगे और किस किस कंस्ट्रक्शन में कितनी वैल्यू स्लम्प की आनी चाहिए कि हम माने कि कॉन्क्रीट सही है। क्योंकि हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए ना कि इतनी वैल्यू अगर आ रही है तो वर्केबल है, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और अगर उतनी वैल्यू नहीं आ रही है तो कॉन्क्रीट वर्केबल नहीं है। तो ये टेस्ट करने के लिए, वर्केबिलिटी को देखने के लिए हम स्लम्प टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आगे का हम कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। स्लम्प टेस्ट के अलावा जितने भी 4 टेस्ट बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।